Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our subject is electrical instrument and measurement. कोर्स कोड इसका ET223 है और टोटल मार्क्स जो हैं 150 हैं. इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज पावर फैक्टर मीटर है. इससे पहले वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर हम लोग पढ़ चुके थे और पावर फैक्टर मीटर को आज डिस्कस कर लेते हैं. मेरा नाम इकराम अली है और सीनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल इन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो देख लेते हैं. हम पावर फैक्टर है पहले देख लेंगे, जानेंगे हम पावर फैक्टर मीटर है, पावर फैक्टर के फार्मूला, पावर के फार्मूलाज हैं, वाई पावर फैक्टर इम्प्रूव, यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट्स, लोड्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट लेंगे, पावर ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर एंड इट्स टाइप्स में फिर पावर फैक्टर के मीटर्स आ जाएंगे और उनकी टाइप्स आ जाएंगी, इनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल. डायनमो टाइप सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर है, डायनमो टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है, इसी तरीके से मूविंग आयरन टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर की. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन में द पावर फैक्टर मीटर मेजर द पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर जो है ये सिर्फ एसी सप्लाई से बिलोंग करता है, डीसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि डीसी में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, तो वहाँ पर पावर फैक्टर का तस्वुर बिल्कुल नहीं है. पावर फैक्टर का ताल्लुक सिर्फ इस एसी सप्लाई से है. एसी सप्लाई में वोल्टेज और करंट जो है ड्यू टू द इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की वजह से इन फेज नहीं रहते, जिसकी वजह से पावर फैक्टर जो है एसी सप्लाई में आ जाता है. तो डेफिनेशन जान लेते हैं पावर फैक्टर की. द पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल है उसका अगर हम कोसाइन लेते हैं तो वो पावर फैक्टर कहलाता है. और दूसरी डेफिनेशन भी हम इसकी देख लेते हैं जो कि सेम ही है. पावर फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द रियल पावर एंड द एपरेंट पावर. रियल पावर, एपरेंट पावर, अब इसकी पूरी आगे ट्रायंगल आएगी, उसमें हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो अगर हम फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला पावर का जो है एसी सप्लाई में V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर. तो इससे पहले जो हम पढ़ते हैं फार्मूला P इजिकल टू V इंटू आई, वो सिंपली जो है वो DC के लिए है. AC में जो है V इंटू आई जो है एपरेंट पावर कहलाती है, रियल पावर या ट्रू पावर नहीं होती. तो जो रियल पावर, ट्रू पावर के लिए हमें पावर फैक्टर जो है वो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो ये P इजिकल टू वी आई इंटू पावर फैक्टर, P इजिकल टू वी आई इंटू कॉस फाई. कॉस फाई इज द पावर फैक्टर है. और अगर हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना चाहें तो पावर फैक्टर इजिकल टू P जो है यहाँ पर आपकी रियल पावर है डिवाइडेड बाय द एपरेंट पावर, वोल्टेज इंटू करंट. ओके, तो ये तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन आ गई. ये डेफिनेशन जो है इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें एग्जाम में, तो दोनों की दोनों सही हैं. ठीक है, द पावर फैक्टर मीटर डिटरमिन द टाइप्स ऑफ लोड using on the line and it also calculate the losses occur on it. तो हम पावर फैक्टर मीटर की मदद से जानते हैं कि लोड किस टाइप का आपका लाइन पे, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है या रेजिस्टिव लोड है, और हम लाइन के लॉसेज जो है वो भी. ये मैंने एक जो है फिजिकल जो है पिक ली हुई है पावर फैक्टर मीटर की. तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी निडल जो है वो आपको ज़ीरो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना नीचे ना यहाँ पर ऊपर. तो इसके ये जो है दरमियान में इसकी निडल रहती है 1 के ऊपर. यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है ये 1. और अगर आप डाउनवर्ड जाएं, इस 1 से नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये कैपेसिटिव लोड, अगर जब भी आपके लाइन पे या सर्किट में कैपेसिटिव लोड होगा तो निडल जो है वो आपकी नीचे की तरफ आएगी. और इसका मतलब होता है कि ये लीडिंग पावर फैक्टर है और पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है. और अगर आप 1 के ऊपर देखें तो ऊपर IND इंडक्टिव लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि आपके सर्किट में इंडक्टिव लोड जो है वो ज़्यादा है और आपका करंट जो है वो लैग कर रहा है, जिसकी वजह से लैगिंग पावर फैक्टर है. तो पावर फैक्टर आपका लीडिंग भी हो सकता है इस जानिब, और ऊपर की अपर साइड पे आपका पावर फैक्टर लैगिंग हो सकता है.
और ये cos फाई जो है ये डिनोट कर रहा है कि ये पावर फैक्टर मीटर है। ओके, फार्मूलाज देख लेते हैं। मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया कि पावर का फार्मूला जो है P इजिकल टू वी आई एन टी, पी इजिकल टू वी इंटू आई। तो ये इन टर्म्स ऑफ वॉट हम लेते हैं, यानी इसके यूनिट वॉट लेते हैं, लेकिन ये डीसी के लिए होता है, एसी में हम इसको वॉट नहीं कहेंगे जब तक कि हम इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे। नीचे फार्मूले में देख लें आप, पावर जो होगी वी इंटू आई मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जो है सिंगल फेज में पावर का फार्मूला होगा। इन टर्म्स ऑफ वॉट जो है आप इस पावर को लेंगे, P इजिकल टू वी इंटू आई कॉस फाई, पावर फैक्टर जो है कॉस फाई होता है, तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कॉस फाई हमें पता है कि पावर फैक्टर है। ये तो हो गई सिंगल फेज पावर की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्री फेज की, तो थ्री फेज में पावर जो होती है बराबर होती है √3 मल्टीप्लाई बाय लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। इन तमाम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थ्री फेज की पावर जो है वो हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर V इंटू आई लिखा हुआ है, तो ये फेज वोल्टेज या फेज करंट है, लाइन नहीं है। लाइन और फेज में डिफरेंस बता देता हूँ कि फेज वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो आपके न्यूट्रल और फेज के दरमियान में होते हैं, जबकि लाइन का मतलब ये होता है, लाइन वोल्टेज का मतलब ये होता है ये दोनों फेजेस के दरमियान। क्योंकि आपका थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई में आपके वोल्टेज जो होते हैं वो सिंगल फेज से ज़्यादा होते हैं 380। तो ये दोनों लाइंस के दरमियान, दोनों, जैसे आपको पता है कि थ्री फेज जो है रेड येलो ब्लू थ्री फेजेस होते हैं, इन दो फेजेस के दरमियान रेड या येलो और ब्लू या ब्लू और रेड के दरमियान अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये लाइन वोल्टेज आएंगे आपके पास, उनको लाइन टू लाइन मेजर करना है। तो थ्री फेज के लिए आपको लाइन वोल्टेज लाइन करंट जो है वो लेना होता है। हम पावर फैक्टर क्यों इम्प्रूव करते हैं, इसकी वजूहत भी जान लेते हैं। इम्प्रूव द पावर फैक्टर कैन मैक्सिमाइज करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर इम्प्रूव होगा पावर फैक्टर तो मैक्सिमम करंट जो है आपका फ्लो करेगा आपके कंडक्टर से और लॉसेस जो हैं कम से कम होंगे। इम्प्रूव वोल्टेज टू इक्विपमेंट्स को जो वोल्टेज हैं वो आपके इम्प्रूव मिलेंगे, जो वोल्टेज जनरेट हो रहे होंगे वही आगे जो है आपकी जो लोड है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। रिड्यूस द पावर लॉसेस जो है रिड्यूस होता है अगर हम इम्प्रूव करते हैं पावर फैक्टर को, अदरवाइज जो है पावर लॉसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपका 10 मेगावाट का कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, अगर पावर फैक्टर उसका यूनिटी 1 है तो पूरे 10 मेगावाट आपको लोड पे मिलेंगे। लेकिन पावर फैक्टर अगर किसी भी वजह से लैग हुआ 0.8 हो गया, तो जब आप 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 मेगावाट रह जाएगा। 10 मेगावाट कैपेसिटी का आपने जनरेटिंग स्टेशन लगाया था, लेकिन आपको मिल क्या रहे हैं 8 मेगावाट। तो इस तरह जो है पावर लॉसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं लाइन पे। इसी तरीके से जब आपका पावर जो है मैक्सिमम जाएगी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड या सोर्स से लोड की तरफ, तो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है कम होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि पावर लॉसेस जो है ख़त्म हो जाएंगे। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सिंपली जो है हम जो कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं लाइन में और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं और करंट को लीड कराते हैं। लीडिंग लैगिंग को भी देख लेंगे हम आगे डायग्राम में कि क्या लीड और लैग किस तरीके से वोल्टेज और करंट आपस में हो रहे हैं। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के जो मेथड्स हैं वो ये मेथड्स हैं। इन मेथड्स को हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पावर फैक्टर मीटर पढ़ना है, तो उससे पहले हमें पावर फैक्टर को जानना ज़रूरी है कि पावर फैक्टर है क्या, जिसको आप मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर मीटर। तो कैपेसिटर बैंक लगाते हैं आप, जिससे आप जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। थ्री फेज में, स्टार में, डेल्टा में जो है लगता है। इस तरीके से सिंक्रोनस कंडेंसर है, आप जो है सिंक्रोनस कंडेंसर लाइन पे लगाते हैं, ये भी आपके जो है करंट को लीडिंग पोजीशन में लेकर आता है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से फेज एडवांसर है जो कि आपकी मोटर्स की शाफ्ट पे कपल होता है और ये भी जो है आपके करंट को लीड करता है। तो पावर फैक्टर की जो इस्तेलाहें हमने पावर फैक्टर मीटर पे भी देखी थी। यूनिटी पावर फैक्टर जो है किसी भी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी के लिए जो है वो आइडियल पोजीशन होती है कि वो जो है पावर फैक्टर को यूनिटी की तरफ लेके जाए, क्योंकि ड्यू टू द इंडक्टिव लोड आपका पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग पोजीशन पे आ जाता है और पावर लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना और उसकी वैल्यू 1 की तरफ ले जाना, ये किसी भी
कंपनी का गोल होता है। ओके, लीडिंग पावर फैक्टर जो है, लीडिंग पावर फैक्टर उस वक्त सर्किट में आता है जब आपका कैपेसिटिव लोड जो है वो कनेक्ट होता है विद द सोर्स, तो उस सूरत में करंट आपका लीड करता है और वोल्टेज आपका लैग करता है और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। इसी तरीके से जो है लैगिंग पावर फैक्टर है आपका, लैगिंग पावर फैक्टर में बिल्कुल इसके वाइस वर्सा होगा। इसमें जो है वोल्टेज आपका लैग करेगा, वोल्टेज आपका लीड करेगा, करंट लैग करेगा, करंट पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर आपका जो है वो लैगिंग पोजीशन पे जाएगा और वैल्यू अपनी जो है रिड्यूस या कम करता चला जाएगा। 0.8 है, 0.6 है, 0.5 है। 0.5 का मतलब है कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है उसकी आधी पावर जो है वो उस वक्त जनरेट करके लाइन को दे रहा होगा, तो कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा ये आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सर्किट जो है, रेजिस्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, क्योंकि पावर फैक्टर एसी में होता है तो एसी के लिहाज से ही, एसी सप्लाई के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, या हम लोड्स की कह सकते हैं कि लोड जो होते हैं हमारे रेजिस्टिव लोड होते हैं या इंडक्टिव लोड होते हैं या कैपेसिटिव लोड होते हैं। रेजिस्टिव लोड में जो है वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं, इंडक्टिव में जो है करंट लैग करता है और वोल्टेज जो है वो लीड करता है, जबकि कैपेसिटिव में जो है आपका करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो रेजिस्टिव लोड आर टिपिकली यूज्ड टू कन्वर्ट करंट इनटू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट। Unlike inductive loads, resistive loads generate no magnetic fields. Common example include most electrical heaters and ट्रेडिशनल इनकैंडेशन लैम्प। जो आपके ट्रेडिशनल इनकैंडेशन लैम्प थे और जो हीटर्स हैं ये आपके रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं, और इसमें इस लोड में आपका वोल्टेज और करंट जो है वो एसी सर्किट में इन फेज रहता है। इसी तरीके से आप जो है इंडक्टिव लोड वो लोड जिसमें आपकी कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं, इंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वाइंडिंग मोटर्स जितनी हो गई आपकी, जनरेटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, जहाँ जहाँ वाइंडिंग इस्तेमाल हो रही है, जहाँ जहाँ पे कॉइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सबसे सब आपका इंडक्टिव लोड है। और उसकी वजह से आपका करंट जो है लैगिंग पोजीशन पर चला जाता है और पावर फैक्टर जो है आपका लैगिंग पोजीशन पर आ जाता है, और जिससे आपके सर्किट को जो है उसमें लॉसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। कैपेसिटिव लोड जो है वो कैपेसिटर इंक्लूड करने से या ट्रांसमिशन लाइंस में जो है जो एक जगह से दूसरी जगह एक जो है जनरेटिंग स्टेशन से ग्रिड स्टेशन की तरफ या ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन की तरफ जा रही होती हैं, तो ड्यू टू द लाइन हाई लाइन वोल्टेज इनमें कैपेसिटिव जो है फेनोमेना क्रिएट होता है, हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कैपेसिटिव लोड बन जाता है ये, और जो है करंट को ये लीड करा रहा होता है, और इस तरीके से पावर फैक्टर भी ड्यू टू द कैपेसिटर जो है वो आपका इम्प्रूव होता चला। ये मैंने कुछ जो है डायग्राम्स में शो किया हुआ है कि रेजिस्टिव लोड जो है आपके इनकैंडेशन लोड ये लैम्प जितने सारे ये रेजिस्टिव लोड है आपका, कैपेसिटर जहाँ पर इन्वॉल्व हो गई आपका जो है कैपेसिटिव लोड हो गया। इसी तरीके से इंडक्टर या कॉइल जहाँ पर भी आ गई वो आपका इंडक्टिव लोड में आएगा। ये मैंने थोड़ी सी फिजिकल डायग्राम ठीक है जी। लोड देख लेते हैं। पहला सर्किट जो है सबसे ऊपर आप देख लें, इसमें जो है जनरेटिंग स्टेशन है और आपका लोड जो है वो एक रेजिस्टर है, रेजिस्टिव है। तो इसमें आप देखें, इसमें रेड कलर से जो है आपका वोल्टेज शो हुआ है, जबकि ब्लू कलर से ग्राफ में जो है वो करंट शो हो रहा है। तो आप इन पहले वाले अगर सर्किट में रेजिस्टिव लोड में देखें तो करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज हैं, ये दोनों ज़ीरो एंगल से शुरू हुए हैं, फिर के बाद जो है 180 पे आके दोनों जो मिल रहे हैं, इसी तरीके से 360 पे जाके दोबारा जो है दोनों एक साथ जो है जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इनमें कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है वोल्टेज और करंट में। तो ये जो है आपका रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज रहते हैं, और आपका पावर फैक्टर जो है वो 1 रहता है या यूनिटी पावर फैक्टर रहता है। इसी तरीके से इंडक्टिव लोड है आपका, यहाँ पर इंडक्टर इस्तेमाल की हुई है, कॉइल इस्तेमाल की हुई है, सोर्स से जो है आपका लोड की तरफ जो है करंट जा रहा है और ये इंडक्टर में से होकर गुजर रहा है। तो जब इंडक्टर में से करंट होकर गुजरता है तो आप इसमें देखें कि करंट जो ब्लू कलर है वो अगर आप इस ग्राफ को स्टैंड करें तो ये यहाँ पर आके मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ज़ीरो नेगेटिव, यानी कि वोल्टेज यहाँ पर जो है वो लीड कर रहा है और करंट जो है इसके क्या कर रहा है, लैगिंग पोजीशन पे लैग कर रहा है। तो ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं
वहाँ पर आपका पावर फैक्टर लैगिंग पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि वोल्टेज इसमें जो है लीड कर रहा होता है और करंट लैग कर रहा होता है, इसलिए हम इसको जो कहते हैं कि यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर है। इसी तरीके से आप कैपेसिटिव लोड में देखें तो कैपेसिटर में जो है आपका करंट जो है वोल्टेज जो है ये 0 से शुरू हो रहा है, तो करंट की वैल्यू हाई है इसमें, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ वाई एक्सिस पे। और यहाँ पर अगर आप एंगुलर डिफरेंस देखें तो करंट जो है यहाँ पर आपका लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है आपका लैग कर रहा है, इसलिए ये लीड पावर फैक्टर की सिचुएशन है और इसमें पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव होता है। ओके, इन्हीं तीनों को मैंने ग्राफ की शक्ल में आगे जो है तीनों के जो लोड थे उन तीनों के ग्राफ को शो किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये वोल्टेज जो है रेड कलर से है, करंट ब्लैक कलर से है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ जो है ये साइकिल जो है आपके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो है आपका दरमियान में ये एक्स एक्सिस पे आपने जो है एंगुलर डिफरेंस को शो किया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे जो है आपके करंट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है इसकी। तो फाई जो है यहाँ पर कोई भी एंगुलर डिफरेंस नहीं है तो ज़ीरो है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर है ये, तो इसको हम रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका लैगिंग है, यानी करंट जो है क्या कर रहा है, आपका लैग कर रहा है, ठीक है, और वोल्टेज जो है आपका लीड कर रहा है। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर और इसमें ये एंगल जो है ये फाई, इसका अगर हम कोसाइन ले लें इन दोनों के दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो हमें पावर फैक्टर जो है पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, ये डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ी थी। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर की सिचुएशन है। और इसी तरीके से ये कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग पावर फैक्टर की सिचुएशन, इसमें करंट जो है वो आपका लीड कर रहा है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड हाई है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस ये फाई एंगल, ये इतना एंगल जो है इससे आगे चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री जो है ये इससे आगे जा रहा है और लीड कर रहा है करंट, इसलिए हम इसको कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर जो है कैपेसिटिव लोड में आपको मिलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम पावर ट्रायंगल को डिस्कस कर लेते हैं। ये वही इंडक्टिव सर्किट की जो है रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज और करंट की, और यहाँ पर जो कैपेसिटिव सर्किट की जो है रिप्रेजेंटेशन है सेम जो भी मैंने डिस्कस की है। तो पावर ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो पावर ट्रायंगल जो है आपकी, अगर हम देखें कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगुलर डिफरेंस है वो यहाँ पर ये लिया हुआ है थीटा फाई से, वैसे हम डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगुलर डिफरेंस है आपका वोल्टेज और करंट। अगर वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होंगे तो ये एक्स एक्सिस पे रहेंगे दोनों के दोनों इन फेज, लेकिन अगर एंगुलर डिफरेंस आएगा इनके दरमियान तो ये एंगुलर डिफरेंस को शो कर रहा है आपके वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगुलर डिफरेंस। तो एक्स एक्सिस पे जो है आपकी जो पावर होती है वो आपकी एक्चुअल पावर होती है, या जिसको आप ट्रू पावर कहते हैं वो ट्रू पावर होती है, और किलो वॉट में हम इसको लेते हैं kW, ठीक है। और आपकी जो VA वोल्ट एम्पेयर, सिंपली P इक्वल टू V इंटू आई जो है AC सर्किट में वोल्ट एम्पेयर रहता है, तो ये आपकी एपरेंट पावर होती है, एक्चुअल पावर नहीं होती, ना ट्रू पावर होती है, इसको हम कहते हैं एपरेंट पावर, ठीक है। पावर लॉसेस के बाद जैसे जो पावर मिल रही होती है वो एपरेंट पावर। और ये जो है आपकी किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव पावर है, ये आपकी आर से वार पढ़ते हैं हम इसको, किलो वार। तो रिएक्टिव पावर जिस कदर ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो है जो आपकी एक्टिव पावर है वो कम होती चली जाएगी। तो अगर हम पावर फैक्टर को देखते हैं तो मैंने कहा था कोसाइन जो है हम लेते हैं, तो कोसाइन इस ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस जो है आपका जो है एक्चुअल पावर है, ठीक है, और आपका हाइपोटेन्यूज जो है एपरेंट पावर है। तो फार्मूले में पुट करें हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्चुअल पावर अपॉन एपरेंट पावर इज़ द पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को हम जो है कॉस फाई से जाहिर करते हैं। तो कॉस फाई इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर या आपकी जो है ट्रू पावर, ये एक ही है। इनको जो है बाजू का कोई ट्रू पावर कह रहा होता है, कोई एक्टिव पावर कह रहा होता है, कोई एक्चुअल पावर कह रहा होता है, ठीक है। तो इसी पावर ट्रायंगल को हम जो है जो आपकी एक्टिव पावर है उसको रिप्रेजेंट P से करते हैं, और जो है किलोवाट में होती है ये। इसी पावर ट्रायंगल को हमने आगे मज़ीद डिस्कस कर लिया, उन पावर्स को भी, इन पावर्स को कैसे आप जो है एक्टिव पावर को किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टिव पावर को किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, या एपरेंट पावर को किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो एक्टिव पावर हम P से डिनोट करते हैं और किलो वाट में लेते हैं, और आपकी अपरेंट पावर को हम S से डिनोट करते हैं और किलो वोल्ट एम्पेयर में लेते हैं। इसी तरीके से आपकी रिएक्टिव पावर है वो किलो वार में लेते हैं। तो अगर आपको जो है अपरेंट पावर निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने अपरेंट पावर को इसी फार्मूले के तहत जो है फाइंड आउट किया है। एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एच जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, टी जो है बेस है और क्यू जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो उनका स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से आप अपरेंट पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं पी और क्यू की। अगर पी और क्यू आपको दोनों मालूम है तो उनकी वैल्यू से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक्टिव पावर है, तो अगर आप कोसाइन लें इन दोनों के दरमियान, तो कोसाइन अभी हमने पीछे फार्मूला देखा था कि cos फाई बराबर होता है आपका एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय द अपरेंट पावर। तो उसके फार्मूले से अगर हम निकालेंगे इसको, तो P अगर एक्टिव पावर को कैलकुलेट करेंगे P इजिकल टू एस cos फाई से हमारी एक्टिव पावर कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से रिएक्टिव पावर है तो उसको हम साइन फाई से, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो Q जो है अगर हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, या रिएक्टिव पावर जो है हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे Q इजिकल टू एस साइन फाई से। तो इस तरीके से आप इन तीनों फार्मूलों की मदद से एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है पावर फैक्टर मीटर्स की बात कर लेते हैं। पावर फैक्टर को हमने अच्छे तरीके से जान लिया कि पावर फैक्टर होता क्या है और किस वजह से आता है ये, और किस तरीके से लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर आता है आपके पास। ये सब चीज़ें हमने जान ली। पावर फैक्टर को अच्छे तरीके से जो है हमने जो है पढ़ लिया। अब जो है पावर फैक्टर मीटर्स को देख लेते हैं। पावर फैक्टर मीटर जो है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर होते हैं या मूविंग आयरन टाइप मीटर होते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर में सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनेमो मीटर भी होता है और 3 फेज भी होता है, जबकि आप मूविंग आयरन में जो है रोटेटिंग आयरन मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइप मीटर पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने जो है मीटर्स एनालॉग मीटर लगाया हुआ है, ये पहले शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ आपको। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे इसकी नीडल है, ऊपर जो है आपका इंडक्टिव लोड है, नीचे कैपेसिटिव है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो नीडल नीचे की तरफ होगी, और अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो इंडक्टिव लोड होगा तो वो नीडल आपकी अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ। वो एनालॉग है, ये डिजिटल मीटर है, डायरेक्टली वैल्यू बता रहा है आपको 0.857। और cos फाई जो लिखा होता है इससे जो है जिस मीटर में cos फाई लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये पावर फैक्टर मीटर है। ठीक है, तो P इजिकल टू V इंटू आई cos फाई, ये फार्मूला हमने पहले शुरू में देखा था कि AC में जो पावर होती है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉट इसको लेते हैं तो हमें वोल्टेज भी पता होना चाहिए, करंट भी पता होना चाहिए और पावर फैक्टर भी पता होना चाहिए। इन तीनों पैरामीटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर मालूम होगी AC सर्किट में, और फिर हम इसको वॉट में लेंगे। तो अगर आपके पास पावर फैक्टर मीटर नहीं है तो आप वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, वाट मीटर को सर्किट में कनेक्ट करके इनकी रीडिंग से भी पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं, वैल्यूज पुट करके। ये जो फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूले में, ये आपकी सप्लाई है, इसकी लोड है। जब आप सप्लाई जो है लोड पे देते हैं तो यहाँ पर जो रीडिंग आती है वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, वाट मीटर की, उसको आप जो है राइट डाउन कर लेते हैं और उसको फिर इस फार्मूले में पुट करते हैं। P की जगह पे पावर जो है इन टर्म्स ऑफ वॉट जो आपने पावर ली है इस फार्मूले में पुट करते हैं, वोल्टेज को और करंट को दोनों को पुट करते हैं, डिवाइड करके इसको पावर फैक्टर को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर पावर फैक्टर मीटर नहीं है सिंगल फेज के लिए तो आप इस तरीके से आप पावर को मेजर। ओके, पावर फैक्टर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया था। अब पावर फैक्टर मीटर्स पे आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इसके साथ साथ इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखते हैं। तो यहाँ पर सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर है और डायनेमो टाइप है। डायनेमो टाइप मीटर्स में आपको पता है कि कॉइल्स जो दरमियान में ये C1 और C2 कॉइल्स हैं, ये आपकी जो हैं मूवेबल होती हैं, जबकि स्टेशनरी कॉइल्स SC1 और SC2 जो है ये दोनों की दोनों स्टेशनरी कॉइल्स हैं। इन दोनों कॉइल्स को हम जो है सीरीज़ में लगाते हैं लोड के। ठीक है, फेस पे लगाते हैं हम, ये सीरीज़ पे लगाई हुई है हमने पहली कॉइल, और इसी की हाफ कॉइल जो है यहाँ पर सीरीज़ में, और दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हैं ताकि आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सके इन दोनों
स्टेशनरी कॉइल्स के दरमियान। मूविंग कॉइल जो है ये C1 C2, C1 को आपने जो है इंडक्टर के साथ लगाया हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। एक टर्मिनल जो है इसका फेस पे अटैच है और दूसरा जो है न्यूट्रल के साथ, और दरमियान में आपने इंडक्टर को लगाया हुआ है इसके साथ, ताकि आपको इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में जो है जो टॉर्क प्रोड्यूस हो उससे आपकी नीडल जो मूव होगी उससे आपको पता चलेगा कि ये लैगिंग पावर फैक्टर है या लीडिंग पावर फैक्टर है। तो जो दूसरी आपकी जो है मूविंग कॉइल है उसके साथ आपने रेजिस्टेंस को जो है सीरीज़ में लगाया हुआ है और ये भी पैरेलल कनेक्ट है। तो डायनेमो टाइप मीटर में ये जो कॉइल्स हैं दरमियान में, ये दोनों जो है मूवेबल कॉइल्स होती हैं, और SC1 और SC2 ये दोनों स्टेशनरी कॉइल्स होती हैं। एक तरफ सोर्स है आपकी और दूसरी तरफ लोड है, जिस लोड पे आपने जो है मीटर को लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही करंट पास होता है इन दोनों स्टेशनरी कॉइल्स में से होकर गुजरता है तो इनके गिर्द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर हम एक कॉइल लेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, इसलिए दो कॉइल्स दोनों तरफ लेते हैं ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो इसकी। और अगर जो है करंट आपका लीड करेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा आपका, और ये आपकी नीडल जो है इस पर जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स डेवलप होती है, और वो फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर होती है उस मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी कॉइल्स बना रही हैं इसके परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होगी इस कॉइल के ऊपर, और ये इस कॉइल पे टार्क प्रोड्यूस होगा। और लीडिंग पावर फैक्टर होने की वजह से नीडल जो होगी इसकी वो मूव करेगी टूवर्ड्स द लीडिंग, यानी कि इस जानिब को मूव करेगी ये। ठीक है, और अगर ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, करंट आपका लैग करता है और जो है वोल्टेज लीड करता है। तो उस सूरत में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा C1 कॉइल पे वो जो है इसको लेफ़्ट साइड पे या लैगिंग पोजीशन पे लेके चला जाएगा। और इस तरीके से आप इसकी रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। इसका स्केल जो है पूरा ये 360 डिग्री पे जो है ना ये नीडल घूम सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग दी हुई है इसकी 1, फिर 0.9, 0.8, 0.7, इसी तरीके से अगर 0.6, 0.5, 0.43 करेंगे तो ये पूरे 360 डिग्री पे ये नीडल इसकी मूव करेगी। तो इस नीडल की मूवमेंट की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि लोड आपका जो है वो कैपेसिटिव है या लोड आपका इंडक्टिव है। तो दोनों सूरतों में आपको लोड का भी पता चल जाता है और प्लस पावर फैक्टर की रीडिंग भी पता चल जाती है कि पावर फैक्टर जो है आपका लैगिंग है, लीडिंग है या यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, ओके, इसकी जो डिटेल है मैंने अगली स्लाइड पे पूरी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों की दोनों मैंने जो है आपको जो है बताए हुए इस स्लाइड पे, इसको पढ़ लीजिएगा। जो मैंने अभी बताया है वही तमाम चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो है ये आपका डायनेमो टाइप ही पावर फैक्टर मीटर है, लेकिन ये 3 फेज़ के लिए है। वो सिंगल फेज़ के लिए था वहाँ पर आपका, यहाँ पर 3 फेज़ हैं। एक फेज़ जो है आपके पास रेड फेज़ है, एक जो है आपके पास येलो फेज़ है, और एक जो है आपके पास ब्लू फेज़ है। ठीक है, 3 फेजेस जो हैं इसमें आपके शो हुए में। इस तरफ लोड है आपका, ठीक है, ये लोड है आपका, और इस तरफ जो है सप्लाई है। तो जैसे आपने जो है पहले जो आपका जस्ट टाइमिंग में इसको रेस कर लूँ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पहले हमने सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में पढ़ा था, स्टेशनरी कॉइल्स 2, ताकि आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल सके जिसमें आपकी जो है
कॉयल C1 और C2 जो मूवेबल कॉयल हैं, जिसको आप प्रेशर कॉयल्स भी कहते हैं, SC को जो है आप करंट कॉयल कहते हैं और स्टेशनरी कॉयल्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो आपके मूवेबल कॉयल्स हैं उनको आप जो है वो देख लेते हैं। एक तो कनेक्शन देख लें आप। इस पहले एक रेड फ्ला हुआ है एनर्जी, ठीक है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो आपने जो है एक कॉयल का C1 दूसरे फेज पे यानी कि रेड से जिससे कर दिया है। इसी तरीके से जो आपकी C2 कॉयल थी उसको आपने जाके ब्लू पे यहाँ पर जाके, तो ये पैरेलल में दोनों लगी हुई हैं कॉइल्स आपकी। और एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पर जो एंगुलर डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है दोनों कॉइल्स के दरमियान में, क्योंकि जो है 3 फेज़ है तो 3 फेज़ में जो एंगुलर डिफरेंस तो 120 डिग्री के डिफरेंस पे ये कॉइल्स आपकी जो है कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ही करंट पास होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी स्टेशनरी कॉइल्स के दरमियान में, और वो जो है जब इन कॉइल्स में से करंट गुजरेगा तो ये अपने ऊपर फोर्स महसूस करेंगी। और जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी हैं तो उस पर फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो हमेशा जो है क्या होती उस वो जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके परपेंडिकुलर लेफ्ट हैंड रूल। तो इस पर भी जो है अगर करंट जो है आपका लीड कर रहा होगा, जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा, और C1 जो कॉइल है उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो मूव करेगी टुवर्ड्स द राइडिंग पावर फैक्टर की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर करंट जो है आपका लैग कर रहा होगा तो लैग में जो है वोल्टेज से पीछे होगा, तो C2 जो कॉइल है उसके ऊपर आपका टॉर्क प्रोड्यूस लेफ़्ट साइड पे लेके जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर की तरफ। तो इस तरीके से आप एक तो ये जान लेंगे लोड आपका जो है कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, एक तो ये पता चल जाएगा आपको। और दूसरा जो है आपको ये मालूम चल जाएगा कि जो है आपका जो पावर फैक्टर है वो जो है लैगिंग है या लीडिंग है, ठीक है। इसकी जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे शो की हुई है, तो आप जो है नेक्स्ट स्लाइड पे ये देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। एडवांटेजेस देख लें इसके जो है, दिस मीटर्स आर मोर रिलायबल। सिंगल फेज मीटर में जो है और 3 फेज मीटर में इसमें बेसिक ये चीज़ होती है कि आपने जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है सप्लाई की उसके साथ आपको मैच करवाना पड़ता है इसको की फ्रिक्वेंसी को। अगर मिस मैचिंग होगी तो रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी। दीज 3 टाइप पावर फैक्टर मीटर प्रोवाइड्स एक्चुअल रीडिंग, तो इससे आपको एक्चुअल रीडिंग भी मिलती है, तो मोर रिलायबल है ये मीटर एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट वन। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल दोनों ही देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 जो है स्टेशनरी कॉइल्स हैं और तीनों की तीनों अलग अलग फेजेस के ऊपर लगी हुई हैं, ब्लू, येलो एंड रेड, ये तीनों फेजेस हैं। इन तीनों फेजेस पे ये स्टेशनरी कॉइल्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्ट हुई हुई हैं। यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर देख लें आप, ये तीनों करंट ट्रांसफार्मर हैं, इससे जो है ये कनेक्टेड हैं तीनों के तीनों स्टेशनरी कॉइल, और ये तीनों के तीनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। और उसमें जो ये आयरन वेन्स हैं, ये आयरन के पीसेस देख रहे होंगे आप M और N, और इसके ऊपर यहाँ पर दरमियान में नीडल जो है लगी हुई थी जो इंडिकेट करती है कि पावर फैक्टर लैगिंग है लीडिंग है डायल पे। तो डायल इसका जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। दरमियान में जो है आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इस तरफ आपका जो है कैपेसिटिव लोड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इंडक्टिव लोड है। तो जब सप्लाई के साथ हम इस पावर फैक्टर मीटर को कनेक्ट करते हैं तो आपका अगर लीडिंग करंट होता है तो उस सूरत में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मूव कराती है टूवर्ड्स द कैपेसिटिव लोड, और आप इस तरफ जो है नीडल मूव करके कैपेसिटिव लोड की तरफ आती है, जिससे आपको पता चलता है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है और पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूविंग पावर फैक्टर है। इसी तरीके से जब करंट पास होता है इन तीनों कॉइल से, अगर इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इन जो आयरन पी से इनमें से इंड्यूस करंट होता है तो इनके ऊपर एक फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। वो फोर्स जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है और इसको मूव करवा देती है टूवर्ड्स द इंडक्टिव लोड, और आपको पता चल जाता है कि लोड जो है इंडक्टिव है। और इस वक्त जो है
जो है लोड आपका इंडक्टिव है। तो बस इसमें और इस मीटर में यानी कि मूविंग आयरन टाइप मीटर में और जो है डायनो टाइप मीटर में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मूविंग कॉइल्स होती हैं, यहाँ पर मूविंग आयरन होते हैं, और कोई बेसिक इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल नेक्स्ट स्लाइड पे है, वो आप पढ़ सकते हैं पूरी। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। दीज मीटर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड चीप, ये डायनो टाइप से जो है सस्ते होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर स्केल्स आर अप टू 360 डिग्री, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसके जो स्केल है पूरा 360 डिग्री पे मूव करता है इन मीटर्स का। देयर आर नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन द मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो है कोई भी जो है कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपके जो स्टेशनरी कॉइल्स होती हैं वो लोड के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो जो है जो भी आपके रेड येलो ब्लू फेजेस होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आयरन पीस का कोई भी जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है इन कॉइल्स के साथ। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव सो मैनी एरर्स, इनके एरर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायनो टाइप। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट भी नहीं होते, ये सही रीडिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव हिस्टेरिसिस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज इन देयर आयरन पार्ट्स, क्योंकि आयरन पार्ट्स हैं जो मूवेबल पार्ट्स हैं, इसमें आयरन है तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको भी मिनिमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने पावर फैक्टर मीटर की टाइप सारी पढ़ ली, पावर फैक्टर को भी बहुत जो है अच्छे तरीके से जान लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्यूरीज होंगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।